पर दी जाने वाली सभी जानकारी केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम किसी नमस्कार। आज भारतीय क्रिप्टो बाजार से जुड़ी कुछ कह सकते हैं अहम खबरों पर गहराई से बात करेंगे, खासकर वजीरएक्स और कॉइन स्विच को लेकर। ये ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो उथल-पुथल के बीच थोड़ी राहत जरूर लेकर आई हैं। कई निवेशकों और यूजर्स की नज़रें इन पर टिकी हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हालिया अपडेट्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स पर आधारित है, और आज हम इन खबरों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि इनका असल मतलब क्या है और यूजर्स के लिए आगे क्या हो सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वजीरएक्स से शुरुआत करते हैं। सबसे ताज़ा और शायद सबसे बड़ी खबर यह है कि सिंगापुर हाई कोर्ट ने वजीरएक्स की पेरेंट कंपनी ZTIPT लिमिटेड उसके नए पुनर्गठन प्लान मतलब रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को हाँ कह दिया है, मंजूरी दे दी है। ये खबर काफी महत्वपूर्ण है, खासकर उन यूजर्स के लिए जिनके फंड्स, आपको याद होगा, पिछले साल के साइबर अटैक में फंस गए थे। वो जुलाई 2024 वाला बड़ा साइबर अटैक जिसने पूरे इंडियन क्रिप्टो सीन को जैसे हिलाकर रख दिया था। करीब $230 मिलियन का मामला था वो, और उसके बाद वजीरएक्स को अपने ऑपरेशंस रोकने पड़े थे। तो सिंगापुर कोर्ट की ये मंजूरी, क्या ये अब उन फंसे हुए पैसों की वापसी का रास्ता खोल देगी? क्या लगता है? बिल्कुल, ये सिंगापुर कोर्ट का फैसला एक बड़ी राहत की तरह है, लेकिन इसमें एक पेंच है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, सिंगापुर कोर्ट ने पेरेंट कंपनी ZTIPT लिमिटेड के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी दी है। अब ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान होता क्या है? आमतौर पर जब कोई कंपनी वित्तीय संकट में होती है या दिवालिया होने की कगार पर, तो वो कोर्ट की निगरानी में अपनी देनदारियों मतलब लाइबिलिटीज को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश करती है, ताकि लेनदारों मतलब क्रेडिटर्स को उनका पैसा चुकाया जा सके। और इस मामले में यूजर्स ही सबसे बड़े लेनदार हैं। तो सिंगापुर कोर्ट का यह फैसला ZTI को एक तरह का कानूनी संरक्षण देता है, ताकि वो फंड वापसी की प्रक्रिया को एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ा सके। अच्छा, तो ये पेरेंट कंपनी के लेवल पर हो रहा है, ठीक है। लेकिन भारत में क्या स्थिति है? हमने सुना था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज़नमाई लैब्स की याचिका खारिज कर दी थी। ज़नमाई लैब्स यही तो भारत में वजीरएक्स ऑपरेट करती थी ना? तो क्या ये दोनों मामले मतलब जुड़े नहीं हैं आपस में? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ज़नमाई लैब्स भारत में वजीरएक्स का ऑपरेशन संभालती थी, सही कहा आपने, और ZTI सिंगापुर बेस्ड पेरेंट कंपनी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज़नमाई की याचिका खारिज की थी, जो शायद कंपनी को कुछ कानूनी राहत दिलाने से जुड़ी थी भारत में। लेकिन सिंगापुर कोर्ट का फैसला ZTI के लिए है, जो कि आप कह सकते हैं ग्लोबल एंटिटी है, और शायद रिकवरी के लिए संपत्ति या योजना का नियंत्रण उसी के पास है। यहां दिलचस्प बात यह है कि भले ही भारत में ज़नमाई को कानूनी झटका लगा हो, सिंगापुर कोर्ट का आदेश ZTI को ग्लोबल स्तर पर एक फ्रेमवर्क देता है कि वो लेनदारों यानी यूजर्स को कैसे पैसा वापस करेगी। इसका मतलब यह है कि भारतीय यूजर्स की वापसी का रास्ता सिंगापुर के रास्ते खुल सकता है, भले ही भारत में ज़नमाई की कानूनी लड़ाई अभी जारी रहे। समझ गए। तो मतलब कानूनी दांव पेच थोड़े जटिल हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि वापसी की प्रक्रिया अब सिद्धांत रूप में ही सही आगे बढ़ सकती है। वजीरएक्स की तरफ से भी इस पर कुछ कहा गया है, कोई बयान आया है? वजीरएक्स ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यूजर्स को आंशिक रिफंड यानी पार्शियल रिफंड्स मिलने शुरू हो सकते हैं, और वापसी की एक अपडेटेड टाइमलाइन भी जल्द ही शेयर की जाएगी। लेकिन ये आंशिक रिफंड वाली बात ये थोड़ी चिंता पैदा करती है। क्या इसका मतलब है कि पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा या किश्तों में मिलेगा? इस पर कुछ स्पष्टता है? देखिए, आंशिक रिफंड शब्द का इस्तेमाल कई वजहों से हो सकता है। एक संभावना यह है कि रिकवर किए गए एसेट्स का मूल्य हैक हुए कुल मूल्य से कम हो, ऐसा हो सकता है। या फिर कंपनी के पास फिलहाल पूरी रकम एक साथ चुकाने की क्षमता ना हो, इसलिए वो इसे किश्तों में या चरणों में वापस कर रही हो। ये भी संभव है। ये भी हो सकता है कि अलग अलग क्रिप्टो एसेट्स की रिकवरी अलग अलग समय पर हो रही हो। मतलब पूरी क्लैरिटी अभी नहीं है। वजीरएक्स को इस पर जल्द से जल्द और पूरी पारदर्शिता के साथ स्थिति साफ करनी होगी। बहुत जरूरी है ये। अगर यूजर्स को ये लगता है कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है या वापसी की दर कम होगी, तो भरोसा वापस जीतना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये भरोसे वाली बात तो सबसे अहम है। जुलाई 2024 के बाद से वजीरएक्स के यूजर्स का विश्वास बुरी तरह डगमगाया हुआ है, जाहिर है। क्या लगता है, सिर्फ पैसे वापस कर देने से भरोसा लौट आएगा? सिर्फ पैसा वापस करना पहला और सबसे जरूरी कदम है, बिल्कुल। लेकिन शायद ये काफी ना हो।
जैसा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, WazirX को न सिर्फ घोषित टाइमलाइन पर टिके रहना होगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में कम्युनिकेशन को बहुत मजबूत रखना होगा। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। यूजर्स को लगातार अपडेट देना, उनके सवालों के जवाब देना और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए क्या सुरक्षा कदम उठाए गए हैं, ये सब बताना होगा। ये सब मिलकर ही शायद भरोसे को धीरे धीरे बहाल कर पाएंगा। ये WazirX के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है। उनकी हर कार्रवाई पर अब पैनी नजर रखी जाएगी। सही कहा। तो WazirX के मामले में अभी सफर लंबा है, लेकिन कम से कम एक सकारात्मक शुरुआत तो हुई है। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो CoinSwitch से जुड़ी है। इन्होंने भी एक बड़ा ऐलान किया है, CoinSwitch Cares नाम का एक प्रोग्राम। ये क्या है? हाँ, CoinSwitch Cares एक दिलचस्प पहल है। इसके तहत CoinSwitch ने 600 करोड़ रुपए यानी लगभग $72 मिलियन का एक रिकवरी फंड बनाया है। 600 करोड़, काफी बड़ा अमाउंट है ये तो। हाँ बिल्कुल, और इस फंड का मकसद है भारत में उन क्रिप्टो यूजर्स की मदद करना जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैकिंग या सुरक्षा उल्लंघन मतलब सिक्योरिटी ब्रीचेस का शिकार हुए हों। सिर्फ CoinSwitch पर ही नहीं, ये इंडस्ट्री के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट बनाने की कोशिश लगती है। वाह, ये तो काफी अच्छा कदम है। मतलब इंडस्ट्री के लिए भी सोच रहे हैं। ये एक बहुत ही रणनीतिक और सकारात्मक कदम है CoinSwitch की तरफ से। 600 करोड़ रुपए की राशि काफी बड़ी है और ये दिखाती है कि कंपनी मतलब भारतीय क्रिप्टो इकोसिस्टम के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस करती है। ऐसे समय में जब रेगुलेटरी अनिश्चितता बनी हुई है और यूजर्स सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, इस तरह का फंड एक बड़ा भरोसा जगा सकता है। और देखिए, ये सिर्फ परोपकार नहीं है, ये एक स्मार्ट बिजनेस मूव भी है। इससे CoinSwitch की ब्रांड इमेज मजबूत होगी और वो खुद को एक जिम्मेदार प्लेयर के तौर पर स्थापित कर पाएगी। लेकिन क्या ये फंड सिर्फ यूजर्स की मदद के लिए है या CoinSwitch अपने प्लेटफॉर्म को भी आगे बढ़ा रहा है? हमने सुना है कि उन्होंने कुछ नए ट्रेडिंग फीचर्स भी लॉन्च किए हैं। बिल्कुल, CoinSwitch सिर्फ रिकवरी फंड तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर भारतीय रुपए यानी INR में ट्रेड होने वाले क्रिप्टो फ्यूचर्स और ऑप्शंस भी लॉन्च किए हैं। अच्छा, INR में? हाँ, INR आधारित ये भारत में अपनी तरह की शायद पहली पेशकश हो सकती है जहां आप रुपए में ही क्रिप्टो डेरिवेटिव्स ट्रेड कर सकते हैं। अभी तक ये सब ज्यादातर डॉलर या स्टेबल कॉइन्स में होता था। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये क्या होते हैं, थोड़ा समझाएंगे? मतलब आम ट्रेडर के लिए इसका क्या मतलब है? हाँ जरूर, देखिए, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये ट्रेडर्स को भविष्य की कीमतों पर, मतलब आने वाले टाइम में कीमत क्या होगी, उस पर दांव लगाने या अपने मौजूदा निवेश को हेज करने यानी जोखिम कम करने की सुविधा देते हैं। ये स्पॉट ट्रेडिंग, जहां आप तुरंत क्रिप्टो खरीदते या बेचते हैं, उससे ज्यादा जटिल होते हैं और आमतौर पर अनुभवी ट्रेडर्स को आकर्षित करते हैं। INR में इन्हें लॉन्च करने का मतलब है कि भारतीय ट्रेडर्स अब बिना करेंसी कन्वर्जन की झंझट और अतिरिक्त लागत के सीधे रुपए में इन एडवांस प्रोडक्ट्स को ट्रेड कर पाएंगे। ये एक बड़ी सुविधा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CoinSwitch अब सिर्फ नए या कैजुअल निवेशकों पर ही फोकस नहीं कर रहा, बल्कि ज्यादा सीरियस और अनुभवी ट्रेडर्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता है। क्या ये उनकी रणनीति में कोई बदलाव, कोई शिफ्ट है? निश्चित रूप से। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि ये CoinSwitch की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। देखिए, भारतीय क्रिप्टो मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, नए और ग्लोबल प्लेयर्स आ रहे हैं। हाँ, वो तो है। ऐसे में सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग और सिंपल SIPs के भरोसे रहना शायद काफी नहीं है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे प्रोडक्ट्स वॉल्यूम बढ़ाते हैं, लिक्विडिटी लाते हैं और ज्यादा सक्रिय मतलब एक्टिव ट्रेडर्स को आकर्षित करते हैं। CoinSwitch शायद भारतीय डेरिवेटिव्स मार्केट में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है, जहां भी ज्यादा भीड़ नहीं है। ये एक बड़ा दाव है, लेकिन अगर सफल रहा तो ये उन्हें मार्केट लीडरशिप की दौड़ में बहुत आगे ले जा सकता है। दिलचस्प है। अच्छा, नए प्रोडक्ट्स और रिकवरी फंड के अलावा क्या CoinSwitch सुरक्षा के मोर्चे पर भी कुछ कर रहा है? WazirX जैसी घटनाओं के बाद यूजर्स की सबसे बड़ी चिंता तो सुरक्षा ही है। हाँ बिल्कुल, इस पहलू पर भी CoinSwitch ने ध्यान दिया है। उन्होंने हाल ही में अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व्स यानी POR सार्वजनिक किया है। प्रूफ ऑफ रिजर्व्स, हाँ, ये टर्म आजकल काफी सुनने में आता है। हाँ, POR एक तरह का ऑडिट होता है जिससे ये साबित होता है कि एक्सचेंज के पास यूजर्स द्वारा जमा किए गए सभी फंड्स वास्तव में मौजूद हैं और वो उन्हें कहीं और इस्तेमाल नहीं कर रहा है। CoinSwitch का दावा है कि उनके पास यूजर्स के एसेट्स का 1.1 रिजर्व है। मतलब हर एक रुपया या क्रिप्टो जो यूजर का उनके पास है, उसके बदले में उनके पास उतना एसेट सुरक्षित रखा हुआ है।
अच्छा, ये तो पारदर्शिता के लिहाज से अच्छा कदम है। बिल्कुल, क्रिप्टो की दुनिया में पारदर्शिता और सुरक्षा के लिहाज से प्रूफ ऑफ रिजर्व्स आजकल एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनता जा रहा है, खासकर FTX जैसे बड़े एक्सचेंज के डूबने के बाद। पोआर जारी करना यूजर्स को यह विश्वास दिलाने का एक तरीका है कि उनका पैसा सुरक्षित है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि पोआर सिर्फ एसेट्स का सबूत देता है, देनदारियों मतलब लायबिलिटीज का नहीं। लेकिन फिर भी ये पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अगर हम कॉइनस्विच के तीनों कदमों को एक साथ देखें, रिकवरी फंड, आईएनआर डेरिवेटिव्स और पोआर, तो ये एक मजबूत संदेश देता है कि कंपनी ग्रोथ के साथ साथ सुरक्षा और यूजर हित को भी प्राथमिकता दे रही है। तो चलिए अब इन दोनों बड़ी खबरों को एक साथ रखकर देखते हैं। वजीरेक्स की फंड वापसी की उम्मीद और दूसरी तरफ कॉइनस्विच के ये नए कदम। भारतीय क्रिप्टो निवेशक के लिए इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? क्या ये अच्छे दिनों के संकेत हैं? देखिए, अच्छे दिन कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से हाल की नकारात्मक खबरों के बीच बहुत सकारात्मक संकेत हैं। वजीरेक्स के मामले में सिंगापुर कोर्ट का आदेश एक उम्मीद की किरण है, बिल्कुल। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या वजीरेक्स वादे के मुताबिक पारदर्शिता के साथ और समय पर फंड वापस कर पाता है? हाँ, ये देखना होगा। अगर हाँ, तो ये न सिर्फ उन यूजर्स के लिए बड़ी राहत होगी, बल्कि पूरे इकोसिस्टम में भरोसे की बहाली की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और कॉइनस्विच के बारे में उनका क्या असर होगा? तो कुल मिलाकर एक तरफ संकट से उभरने की कोशिश है और दूसरी तरफ भविष्य की तैयारी और जिम्मेदारी दिखाने का प्रयास। ये दोनों ही चीजें भारतीय क्रिप्टो स्पेस के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये दोनों डेवलपमेंट्स एक व्यापक तस्वीर की ओर भी इशारा करते हैं। ये दिखाते हैं कि भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज अब शायद थोड़े मैच्योर हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि सिर्फ तेजी से यूजर बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि सुरक्षा, पारदर्शिता और यूजर कल्याण पर भी ध्यान देना होगा। ये शायद रेगुलेटर्स को भी एक सकारात्मक संदेश देगा कि इंडस्ट्री खुद को सुधारने और जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रही है। कौन जाने। तो आज हमने विस्तार से समझा कि वजीरेक्स के फंसे हुए फंड्स की वापसी की राह कैसे खुल रही है। हालांकि अभी इसमें कुछ चुनौतियां और सवाल बाकी हैं, जैसा आपने कहा, और हमने ये भी देखा कि कैसे कॉइनस्विच न सिर्फ प्रभावित यूजर्स की मदद के लिए आगे आया है, बल्कि नए प्रोडक्ट्स और सुरक्षा उपायों के जरिए बाजार में अपनी धाक जमाने की तैयारी कर रहा है। ये दोनों खबरें भारतीय क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए यकीनन काफी मायने रखती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना दिलचस्प होगा। वजीरेक्स का रिकवरी प्लान और कॉइनस्विच का रिकवरी फंड व POR, ये सब कंपनियों द्वारा खुद उठाए गए कदम हैं, शायद रेगुलेटरी दबाव में या बाजार की उम्मीदों के जवाब में। क्या इस तरह की स्वनियामक मतलब सेल्फ रेगुलेटरी पहलें भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन के भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या सरकार या रेगुलेटर्स इन कदमों को देखकर इंडस्ट्री के प्रति अपने रवैये में थोड़ी नरमी ला सकते हैं, या फिर वो इन्हें अपर्याप्त मानकर और सख्त नियम बनाने की ओर बढ़ेंगे? ये देखना अहम होगा कि इंडस्ट्री की ये कोशिशें रेगुलेटरी माहौल को किस दिशा में ले जाती हैं। ये सवाल आने वाले समय में भारतीय क्रिप्टो के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।